नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का 5वां पेपर, जिसका साथियों पेपर कोड है G272। साथियों, आपने एग्जाम में देखा होगा 10वां क्वेश्चन आता है कि किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसके बाद बोला जाता है कि किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो साथियों आज इसी वीडियो में उस क्वेश्चन को कराने वाले हैं। इसमें साथियों 4 हम टिप्पणी बताएंगे, उसमें से किन्हीं 2 पर आपको, ठीक है। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। प्रशासनिक सिद्धांत, एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, कोर्स 5, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। साथियों आपका बुक का नाम है, यानी प्रशासनिक सिद्धांत, ये बुक का नाम है। और साथियों ये हमारी 7वीं वीडियो है। इससे पहले साथियों हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जो साथियों आप अपने बुक में देखोगे, क्वेश्चन 18वां है आपकी बुक में, यानी जो मॉडल पेपर है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, गैंग प्लैग अथवा सोपानीय कूद। गैंग प्लैंक अथवा सोपानीय कूद। ब, मैरी पार्कर फॉलेट द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व की अवधारणा। से, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित सत्ता के विभिन्न प्रकार। द, डगलस मैकग्रेगोर का एक्स तथा वाई का सिद्धांत। ये साथियों हमने क्वेश्चन में भी कराया, आपने वहां भी देखा होगा, और ये टिप्पणी में भी क्वेश्चन आ सकता है, उसे आप ध्यान से देख लें। तो पहला साथियों ए वाला है गैंग प्लैग अथवा सोपानीय कूद। इसको देखते हैं। व्यवहार के प्रवाह की गति बढ़ाने और मामले के निपटारों में देरी से बचाने के लिए हेनरी फेयोल ने एक वैकल्पिक रास्ते का सुझाव दिया, जिसे गैंग प्लैग कहते हैं। इन्होंने निम्न रूप से दर्शाया। एफ को पी, ई को डी। एफ को पी से संपर्क करने के लिए प्राधिकार की रेखा स्केलीय श्रृंखला पर चलते हुए EDCBALMNO से लेकर जाना और फिर वापस आना। दूसरी ओर FP का एक गैंग प्लैंक के रूप में इस्तेमाल करके F से P तक जाना कहीं ज़्यादा सरल और तेज होगा, बशर्ते कि यह प्रक्रिया उच्च अधिकारियों E व O को मान्य हो। इस प्रकार के गैंग प्लैंक की अवधारणा 2 सामान्य स्तरों के कर्मचारियों के बीच संचार, यानी एक समझ संचार व्यवस्थित स्थापित करने की, आगे देखते हैं, बात करती है। यह एक क्षैतिज संचार प्रणाली है। फेयोल जोर देकर कहते हैं कि अनावश्यक रूप से प्राधिकार की रेखा से भटकना एक भूल है, मगर उससे भी बहुत बड़ी भूल है तब जब उससे चिपके रहना, जबकि यह कामों के लिए नुकसानदायक है। इसी तरह लिंडन अर्विक टिप्पणी करते हैं, हर संगठन की अपनी एक स्केलीय श्रृंखला होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे हर घर में निकास नाली होती है, लेकिन इस जरिए को संचार के एकमात्र माध्यम के रूप में बार बार प्रयोग करना गैर जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे निकास नाली में अपना वक्त काटना गैर जरूरी है। पदानुक्रमिक संगठन के मौजूदा स्वाभाविक कामियों के कारण क्रिस आर्गेरिस जैसे आधुनिक प्रशासनिक चिंतकों ने मैट्रिक्स संगठन, जिसे पंखा सदृश संगठन के नाम से भी जाना जाता है, का सुझाव दिया है। यह संगठन श्रेष्ठ अधीन संबंधों से मुक्त होता है। दूसरा बे वाला साथियों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैक्स पार्कर फॉलेट द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व की अवधारणा। फॉलेट के अनुसार कोई नेता विभाग का प्रमुख या संगठन का अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि वह होता है जो स्थिति को पूर्णता में देखे, इसे उद्देश्यों और नीतियों से जोड़कर देखे, इसे एक नई स्थिति में विकसित होता है देखे, और जो यह समझे कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कैसे जाना है। वह ऐसा व्यक्ति है जो दिखला सकता है कि व्यवस्था स्थिति से एक बद्ध है। फॉलेट ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति केवल शीर्ष पर ही नहीं बल्कि पूरे संगठन में पाए जाते हैं। फॉलेट ने कहा है कि नेता केवल अपने समूह को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उससे प्रभावित भी होता है। उन्होंने परस्पर संबंध को
आवृत्तिपूर्ण प्रतिक्रिया कहा। नेता को संगठन के विशेषज्ञों से भी प्रभावित होना चाहिए। अंत में नेता का कार्य सामूहिक शक्ति के साथ की रचना है, बजाय व्यक्तिगत शक्ति पर को लागू करने के। फॉलेट ने निम्नलिखित 3 प्रकार के नेतृत्व में भेद किया है। पद का नेतृत्व, नेता के पास औपचारिक प्राधिकार का पद। व्यक्तित्व का नेतृत्व, नेता के पास शक्तिशाली व्यक्तिगत गुण। आगे देखते हैं। तीसरा, कार्य का नेतृत्व, नेता के पास पद और व्यक्तित्व दोनों हैं। फॉलेट ने कहा कि केवल वे व्यक्ति जिनके पास कार्यात्मक ज्ञान है आधुनिक संगठन में नेतृत्व करते हैं, न कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास औपचारिक या पद या शक्तिशाली व्यक्तित्व है। उनका उपागम था कि संगठन की सफलता के लिए यह कार्य के नेतृत्व को काम करने की पूरी आज्ञा देने लायक लचीला होना चाहिए तथा ज्ञान और तकनीक के स्वामी व्यक्तियों को स्थिति पर नियंत्रण करने की आज्ञा देनी चाहिए। फॉलेट के अनुसार नेतृत्व के निम्नलिखित कार्य हैं: तालमेल, विभिन्न अंगों को जोड़ना और उन्हें प्रभावित एकता देना, उद्देश्य का निर्धारण, संगठन के प्रतिरूप व उद्देश्यों को स्पष्ट निर्धारण करना, पूर्वानुमान, भविष्य की अंतर्दृष्टि और उस पर भरोसा होना। यह अगली स्थिति का सामना करने की बजाय उसका निर्माण करना है। आगे देखते हैं। समूह के अनुभवों को संगठित करना, इसे पूरी तरह और सबसे प्रभावी तरह से उपलब्ध कराना और इसे सामूहिक शक्ति में बदलना। अधीनस्थों के बीच नेतृत्व का विकास करना, एक नेता को अपने अधीनस्थों को उस स्थिति पर स्वयं नियंत्रित करने में शिक्षित होना और शिक्षित करना चाहिए। फॉलेट मानती थी कि नेता केवल पैदा नहीं होते बल्कि बनाए भी जा सकते हैं। उन्होंने नेता को तथाकथित अमूर्त क्षमता को खारिज किया और जोर देकर कहा कि नेतृत्व सीखा जा सकता है। से मैक्स वेबर द्वारा वर्णित नेता सत्ता के विभिन्न प्रकार, यानी मैक्स वेबर के द्वारा वर्णित सत्ता के विभिन्न प्रकार। मैक्स वेबर ने सत्ता को वैधता प्रदान करने वाले स्रोतों को 3 तरह का बताया है। कौन से? तार्किक स्रोत, परंपरागत स्रोत और चमत्कारिक स्रोत। इन स्रोतों को देखते हैं साथियों। 3 प्रकार के स्रोत जो बताएं उनको देखते हैं। इन स्रोतों के आधार पर उन्होंने सत्ता को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। ये हैं तार्किक वैधानिक सत्ता। इस प्रकार की सत्ता में वैधता पद नियुक्ति के साथ जुड़ी हुई है। तार्किक वैधता सत्ता का पालन पद पर नियुक्ति व्यक्ति के कारण नहीं किया जाता अपितु उस वैधानिक व्यवस्था द्वारा किया जाता है जो उस पद के साथ जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, किसी मेयर के पास जो सत्ता है वह मेयर के पद पर उसकी नियुक्ति के कारण है, न कि किसी उस पद पर नियुक्ति व्यक्ति के कारण। आधुनिक समाजों तथा प्रशासन में सत्ता का यही प्रकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कानूनी सत्ता अधिकारी या नेता के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित नहीं होती। इस प्रकार परंपराएं भी इस सत्ता की वैधता के लिए स्रोत नहीं है। कानूनी सत्ता का आधार अवैयक्तिक नियमों की स्वीकृति है, उनकी वैधता में विश्वास है। अधिकारी अपने आदेशों को वैध समझता है और उनके पालन करने वाले भी उन्हें ऐसा ही समझते हैं। उदाहरण, एक जज, सैनिक अधिकारी, कॉलेज के प्राचार्य आदि सभी अपने पद के अनुसार कानून द्वारा लिखित सत्ता का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता में शक्ति की वैधता प्राचीन काल में से चली आ रही है, व्यवस्था अथवा प्रतिमानों के कारण मिलती है। इस प्रकार की सत्ता पूर्व आधुनिक समाजों में पाई जाती है। परंपरागत सत्ता में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को केवल इसलिए उच्च माना जाता है क्योंकि उनको परंपरागत रूप से ही उच्च माना जा सकता है। ऐसी सत्ता में आज्ञाकारिता का आधार श्रद्धा होती है। व्यक्ति आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उन प्रथाओं में श्रद्धा रखता है जो आदेशकर्ता को आदेश देने योग्य स्थिति में रखे हुए हैं। इस भांति आज्ञाकारिता व्यक्ति विशेष के प्रति होती है। पति पत्नी के बीच पति की सत्ता का आधार परंपरा ही पैतृकवाद, आयु की वरिष्ठता, पितृसत्तात्मक आदि इस सत्ता के अन्य उदाहरण परंपरागत सत्ता मनमाने ढंग से नहीं लगाई जा सकती। प्रथाएं ऐसे सत्ता के अधिकार व दायित्वों की सीमा तय करती हैं। तीसरा पॉइंट साथियों, चमत्कारिक सत्ता। इस प्रकार की सत्ता में व्यक्ति का अनुपालन उसकी चमत्कारिक
व्यक्तिगत विशेषताओं गुणों के कारण किया जाता है, चाहे ये गुण नैतिक हो या धार्मिक अन्य किसी प्रकार के। इस प्रकार चमत्कारी सत्ता का अधिक आधार पर पद परंपरा से भिन्न व्यक्ति के अपने गुण है। उदाहरण के लिए धार्मिक नेताओं को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। चमत्कारी सत्ता एक अपवाद स्वरूप होती है। अति मानवीय, अति प्राकृतिक शक्ति संपन्न व्यक्ति भी एक क्रांतिकारी नायक, सेनानायक, तानाशाह तथा सामाजिक हो सकता है। इस सत्ता का आधार सत्ताधारी के प्रति अनुयायियों की असीम व्यक्ति होती है। इस भक्ति वह सत्ता तार्किकता पर आधारित नहीं होती, इसका स्वरूप भावात्मक होता है। इस सत्ता में व्यवहार की सीमाओं और आदर्शों का निर्धारण स्वयं नेता करता है। यह दोनों ही प्रकार की हो सकती है, रचनात्मक और विध्वंसात्मक भी। इस सत्ता के इन तीन विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते समय यह बात ध्यान देने योग्य है कि मैक्स वेबर केवल विशुद्ध प्रकारों का वर्णन करते हैं तथा वह इस बात के प्रति जागरूक थे कि अनुभाविक वास्तविकता में सत्ता की वैधानिकता का केवल मिश्रण ही पाया जाता है। इस प्रकार यद्यपि हिटलर का प्रभुत्व काफी सीमा तक उसके चमत्कारिक गुणों के कारण था, फिर भी आगे देखते हैं। जर्मन कानून की संरचना में तार्किक वैधानिक सत्ता के तत्वों तथा राष्ट्रीय समाजवाद की अपीलों में परंपरागत तत्व भी विद्यमान थे। मैक्स वेबर का सत्ता संबंधों का वर्गीकरण उनके अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। मैक्स वेबर का समाजशास्त्रीय योगदान इस बात में निहित है कि राजनीतिक सिद्धांतकारों से भी भिन्न सत्ता को नेताओं तथा अनुयायियों के परस्पर संबंधों के आधार पर परिभाषित करते हैं। यद्यपि वेबर चमत्कार की कोई ठोस परिभाषा नहीं देते, फिर भी वेबर के ये विचार महत्वपूर्ण हैं कि नेता की भूमिका उसके अनुयायियों के उसके मशीन के बारे में विश्वास से आंकी जा सकती है। जिसके जितने अधिक अनुयायी होंगे उसे उतना ही अधिक चमत्कारी कहा जा सकता है। लास्ट पॉइंट साथियों, इससे पहले साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। डगलस मैकग्रेगोर का एक्स तथा वाई का सिद्धांत। मैक्स ने प्रबंध संबंधी अपनी विचारधारा को क्रमशः एक्स और वाई सिद्धांत के नाम से द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में प्रतिपादित किया। एक्स सिद्धांत प्रबंध की परंपरावादी विचारधारा का और वाई सिद्धांत आधुनिक मानवीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों सिद्धांतों का आधार नियंत्रण के तरीकों को लेकर एक्स सिद्धांत का बल प्रयोग के बाहरी दबाव जैसे नियंत्रण को अपनाता है, जबकि वाई सिद्धांत प्रेरणापूर्ण स्वनियंत्रण में ही नियंत्रण की वास्तविकता सफलता देखता है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मैकग्रेगोर ने इनके मध्य पूर्ण विभाजन को अस्वीकार किया, अर्थात दोनों का सह अस्तित्व होता है। एक्स सिद्धांत को पारंपरिक रूप से छड़ी गाजर सिद्धांत भी कहा जाता है। यह व्यक्ति और संगठन के संबंधों को परंपरावादी दृष्टि से ही निर्धारित करता है। आगे देखते हैं। एक्स सिद्धांत की मान्यताएं। मनुष्य स्वभाव से ही कामचोर होता है, वह काम करना पसंद नहीं करता, अतः उसे टालने की प्रवृत्ति रखता है। बी, मनुष्य आमतौर पर अमहत्वाकांक्षी होता है, वह प्रगति नहीं करना चाहता। औसत मनुष्य निर्देशित होना पसंद करता है क्योंकि वह जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। मनुष्य की संगठन के उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती, वह परंपरागत तरीकों से ही काम करना पसंद करता है तथा इनमें बदलाव का विरोध करता है। छठे, उसे संगठन में अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। इस विचारधारा में मैकग्रेगोर मनुष्य के नकारात्मक गुणों को उजागर करते हैं। इसमें वे मनुष्य को स्वभाव निष्क्रिय मानते हैं जो आर्थिक प्रोत्साहन से या दंड दबाव से सक्रिय किया जा सकता है। मैकग्रेगोर ने एक्स थ्योरी में आर्थिक मानव को केंद्र में रखा, जिसके अनुसार आर्थिक तत्व मनुष्य के आलस्य को तोड़कर उसे सक्रिय बना देता है। आगे देखते हैं। मैकग्रेगोर का विचार था कि जब समस्त संगठन में उक्त नकारात्मक गुणों का प्रावलय हो जाए तो प्रबंधन दो नीतियों अपना सकता है। एक कठोर, दूसरी शिथिल। कठोर नीति में दंड भय का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका परिणाम हड़ताल, तालाबंदी आदि के रूप में सामने आता है। शिथिल नीति में छूट का प्रावधान होता है। यह मध्यम मार्गी होता है, जिससे
आर्थिक प्रोत्साहन का अधिक सहारा लिया जाता है। कार्मिकों की मांगों की पूर्ति की जाती है और मामूली तौर पर दबाव भी बनाया जाता है। मैकग्रेगोर इसे स्केलर सिद्धांत कहते हैं। मैकग्रेगोर स्वयं ही मनुष्य के संबंध में उक्त मान्यताओं तथा उससे कम लेने के दोनों तरीके को खारिज कर देता है। आलोचकों के अनुसार एक सिद्धांत में सामान्य मनुष्य की जिन साधारण योग्यताओं को रेखांकित किया गया है पितृवृत्तीय प्रवृत्ति रखती हैं। वाई सिद्धांत की मान्यता है साथियों। वाई सिद्धांत की मान्यता मैकग्रेगोर ने अपने अध्ययनों में पाया कि परंपरागत क्रमिक दृष्टिकोण न तो उद्देश्य की प्रगति प्राप्ति में सहायक है, न ही क्रमिकों को इस हेतु प्रेरित करने में। वे प्रबंधकीय रणनीति में चुनिंदा अनुकूल की आवश्यकता पर बल देते हैं। मैकग्रेगोर ने मैस्लो की क्रमिक आवश्यकताओं से आगे बढ़कर निर्भरता और आत्मनिर्भरता की भावात्मक निष्ठा की उस भूमिका को रेखांकित किया जो सार्वभौमिक है। उन्होंने कैथोलिक परंपरा से प्रभावित सिद्धांत आधारित संगठन संरचना को अपर्याप्त कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं को निर्भरता मानने से इनकार कर दिया था तथा आवश्यकताओं और उनकी संतुष्टि दोनों को सकारात्मक दृष्टि से विश्लेषित किया। वस्तुतः उनका वाई सिद्धांत संगठन में मनुष्य को मनोवैज्ञानिक खोज है। यह बाहरी नियंत्रण के स्थान पर आत्मनियंत्रण तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों को संगठनिक लक्ष्यों के साथ एकीकरण इन दो मूल मान्यताओं पर आधारित है। उनके मान्यताओं का सूत्रपात करता है। वाई सिद्धांत की मान्यता इस प्रकार है। पहला, कार्य हेतु शारीरिक और मानसिक प्रयत्न करना मनुष्य के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना उसके लिए खेलना या विश्राम करना, अर्थात मनुष्य स्वभाव से ही कार्योन्मुख होता है। दूसरा, वचनबद्ध लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयत्न, आत्मनियंत्रण और स्व निर्देशन की आवश्यक है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता उनकी प्राप्ति से जुड़े पुरस्कारों का ही एक हिस्सा है। चौथा, उपयुक्त परिस्थितियों में काम करने वाले औसत मनुष्य न केवल उत्तरदायित्वों को स्वीकारना सीखते हैं अपितु उन्हें ओढ़ने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। पांचवा, वर्तमान औद्योगिक जीवन की कतिपय परिस्थितियों के चलते औसत मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का बहुत साधारण उपयोग ही हो पाता है। छठा पॉइंट, अधिकतर कार्मिकों अपने दायित्वों का निर्वहन लगभग सदैव ही करते हैं। सातवां पॉइंट, कार्मिकों को संगठन में कार्य हेतु स्वतंत्र वातावरण चाहिए तथा अपने अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे देखते हैं, उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर मैकग्रेगोर यह स्थापित करते हैं कि सांगठनिक समूहों की सीमाएं मानवीय सीमाएं नहीं है। वस्तुतः वाई सिद्धांत निर्भीक रूप से यह स्थापित करता है कि यदि किसी संगठन के कार्मिक आलसी, उदासीन, अमहत्वाकांक्षी हैं तो इसके पीछे मूल कारण प्रबंधकीय कमियां हैं। प्रबंध की कुशलता इस तथ्य से सन्निहित है कि वह मानवीय क्षमता का दोहन किस प्रकार करता है। इस सिद्धांत की मान्यताओं का सार यह है कि प्रबंध की आत्मा व्यवहारों के एकीकरण में निहित है, क्योंकि एकीकृत व्यवहार ही सदस्यों के सामूहिक प्रयासों को उद्देश्योन्मुख करता है तथा इसकी प्राप्ति हेतु सकारात्मक वातावरण भी पैदा करता है। मैकग्रेगोर वाई सिद्धांत को परिवर्तन के लिए खुला नियंत्रण कहते हैं। लिंकर्ट ने इसे ग्रैप मोटिवेशन, पीटर ड्रेगर ने MBO तथा ऑर्गराइजिस ने MISO, मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स और वाई सिद्धांत एक दूसरे के परिपूरक हैं, विरोधी नहीं, परंतु मनुष्य में नकारात्मक एक्स सिद्धांत और सकारात्मक वाई सिद्धांत दोनों गुण पाए जाते हैं। एक्स सिद्धांत की मान्यता के अनुरूप आर्थिक तत्व मनुष्य को सक्रिय बनाते हैं, लेकिन वाई सिद्धांत का मान्यता गैर आर्थिक प्रोत्साहन उसे अधिक सक्रिय बनाती है। साथियों, ये हमने आपके लिए लास्ट जो छठी यूनिट थी उसका क्वेश्चन कराया है। ये साथियों टिप्पणी वाला है। आप 10वां क्वेश्चन देखते हो बुक में, जो आपका 10वां क्वेश्चन पेपर में भी आता है, ये उसका साथियों जो जिसमें आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी होती है। तो साथियों हमने इसमें 4 टिप्पणी कराई, इसमें से
हो सकता है 2 टिप्पणी आपको पूछ लें। तो साथियों यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें नेक्स्ट पेपर की, तो साथियों उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों यहीं तक। धन्यवाद साथियों।